हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थशास्त्र की नगरी। सो गाइस, जैसे कि इससे प्रीवियस वीडियो में हम जो अपना ग्रामीण विकास तक की रिवीजन पूरी कर चुके हैं। आज हम जो करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं भारत में मानव पूंजी निर्माण से लेकर जितने भी आपके प्रीवियस चैप्टर हैं उन सब की रिवीजन आज हम जो है करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो भाई, अगर आपने ग्रामीण विकास तक की रिवीजन नहीं की है तो भाई प्लीज वहां तक की रिवीजन को आप पूरा कर लीजिए, क्योंकि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ निर्धनता वाले चैप्टर से लेके भारत पाकिस्तान वाला जो चैप्टर है वहां तक आपकी यूनिट बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो बिना बकवास किए मुद्दे पर आते हैं। बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। साथ के साथ स्कोरिंग चैप्टर भी है। क्वेश्चन इसमें से कंपलसरी है, आपका आना ही आना है। पहले अगर बात करें भारत में मानव पूंजी निर्माण की कि आखिर ये क्या दिक्कत क्या परेशानी होती है, तो भाई सबसे पहले थोड़ी किताबी लैंग्वेज पर आते हैं, फिर अपनी लैंग्वेज पर आएंगे। कह रहा है मानव पूंजी से अभिप्राय किसी एक देश में किसी समय विशेष पर पाए जाने वाले कौशल तथा सुविज्ञता के भंडार, मतलब कि स्टॉक ऑफ स्किल एंड एक्सपर्टाइज से है। मतलब कि ये उन इंजीनियर, डॉक्टर तथा सभी प्रकार के श्रमिकों के कौशल तथा निपुणता का कुल जोड़ है जो उत्पादन प्रक्रिया में व्यस्त रहते हैं या व्यस्त रहने की क्षमता रखते हैं। गाइस, बहुत 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 ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन ने क्या किया, सबसे पहले तो आपको मानव पूंजी और मानव पूंजी निर्माण का मतलब पता होना चाहिए। पहले तो कह रहा है मानव पूंजी का क्या मतलब होता है। कह रहा है वो पर्सन जिसके पास एक स्किल या किसी काम का किसी न किसी काम में जो है वो एक्सपर्ट होता है, उसको जो है मानव पूंजी कहते हैं। चाहे वो प्रोडक्शन में हेल्प कर रहा है, चाहे वो प्रोडक्शन में हेल्प ना कर रहा हो, लेकिन स्किल या एक्सपर्ट है किसी न किसी काम में। मतलब कि चाहे काम मिला हुआ है चाहे काम नहीं मिला हुआ है, अगर काम मिलेगा तो काम कर लेगा, वो जो है हमारी मानव पूंजी कहलाएगी। ठीक है जी। अब मानव पूंजी निर्माण का क्या मतलब होता है। मानव पूंजी निर्माण का सिंपल सा मतलब है कि भाई जैसे कि मान लीजिए कह रहा है यदि 2009 के आरंभ में मानव पूंजी का स्टॉक 10,000 रुपए कुशल श्रमिकों का था और 2010 में ये 12,000 हो गया, तो पहले 10,000 था, 2009 में 10,000 और 2010 में ये हो गया 12,000। कितने की इंक्रीमेंट हो गई? 2,000 की इंक्रीमेंट हो गई। तो ये जो 2,000 की इंक्रीमेंट हुई है एक साल के अंदर अंदर, इसी चीज को हम क्या कहते हैं? इसी चीज को हम कहते हैं मानव पूंजी निर्माण, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। तो सबसे पहले तो आपको ह्यूमन कैपिटल क्या होती है और ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या होती है ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे तीन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है यहाँ पे कॉन्सेप्ट आपको दिए गए हैं, मानव पूंजी, भौतिक पूंजी और वित्तीय पूंजी। गाइस, इसमें से ह्यूमन कैपिटल का भौतिक पूंजी के साथ डिफरेंस आ जाता है कि ये दोनों आपस में कैसे अलग अलग है, बताइए। पहले तो फिजिकल कैपिटल देखो क्या होती है। कह रहा है भौतिक पूंजी से अभिप्राय उत्पादन के उत्पादित साधनों के भंडार से है, जिसमें मशीन, उत्पादन करने वाले प्लांट, यंत्र, उपकरणों को सम्मिलित किया जाता है। मतलब वो गुड्स जो प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, दूसरी गुड्स और सर्विसेज बनाने में जो भी हेल्प करते हैं, उसको जो है भौतिक पूंजी कहा जाता है। भौतिक पूंजी की एक महत्वपूर्ण विशेषता ये होती है कि ये मनुष्य द्वारा निर्मित होती है। कह रहा है इसको जो है ह्यूमन खुद बनाता है, जिनका और अधिक वस्तुओं का उत्पादन करने के लिए प्रयोग किया जाता है, उसको कहते हैं भौतिक पूंजी। लेकिन मानव पूंजी का क्या मतलब होता है? पहले ही वित्तीय बता रहा है। वित्तीय पूंजी का अर्थ है कंपनी के शेयर्स, स्टॉक से है, मतलब जितनी भी सिक्योरिटीज वगैरह होती है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स जिससे भी कह सकते हो, इन सबको कहते हैं वित्तीय पूंजी। लेकिन भौतिक कह रहा है यदि एक भौतिक पूंजी का राष्ट्रीय के उत्पादन की क्षमता में प्रतिनिधित्व करती है तो इसे पूंजी का निर्माण ह्यूमन कैपिटल द्वारा किया जाता है। मशीनों की रचना कौन करता है? उत्पादन के विभिन्न क्षेत्रों में मशीनों का प्रयोग कौन करता है? नई टेक्नोलॉजी कौन लाता है? ये सब मानव के मस्तिष्क की उपज है। विशेष रूप से मतलब कि क्या कह रहा है ये मानव ह्यूमन कैपिटल का मतलब बता रहा है कि भाई वो बंदा जिसके अंदर एक स्किल, एक एक्सपर्ट, किसी न किसी काम में जब वो एक्सपर्ट होता है। देखिए यहाँ पे मानव पूंजी से अभिप्राय मनुष्य द्वारा समय के साथ साथ अर्जित कौशल तथा निपुणता से है, जिसके द्वारा वह भौतिक पूंजी का उत्पादन करता है। जब तक हमारे पास कोई स्किल या हम किसी काम में जब तक एक्सपर्ट ही नहीं होंगे तब तक हम जो है फिजिकल कैपिटल की फॉर्मेशन नहीं कर सकते। फिजिकल कैपिटल की फॉर्मेशन तब होती है जब आपके पास ह्यूमन कैपिटल हो। भौतिक पूंजी की उत्पत्ति मानव पूंजी करती है। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास मानव पूंजी नहीं है तो आपके पास भौतिक पूंजी भी नहीं होगी, ये फैक्ट है। तो यहाँ पे सबसे पहले डिफरेंस आ जाता है कि
भौतिक पूंजी जो है वो मानव पूंजी से कैसे अलग होती है बताइए। सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए, ठीक है जी। मानव पूंजी क्या होती है, मानव पूंजी निर्माण क्या होता है, और मानव पूंजी भौतिक पूंजी से कैसे भिन्न है। साथ ही साथ इसके कुछ सबसे इंपॉर्टेंट मानव पूंजी निर्माण के स्रोत के भाई कहाँ कहाँ से हम ह्यूमन कैपिटल को कर सकते हैं, कैसे ह्यूमन कैपिटल जो है क्रिएट होती है। तो इसमें सबसे पहला जो एक्सपेंडिचर है वो है शिक्षा पर व्यय, हेल्थ एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन। गाइस सोर्स जो है मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, ये बहुत 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 ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है सोर्स। इसमें से एक ना एक कंपलसरी है, आपका एग्जाम में आ ही जाता है। तो एजुकेशन पर खर्चा करके कैसे ह्यूमन कैपिटल की हम क्रिएशन करते हैं भाई। आज हम लोग जो है हायर से हायर एजुकेशन को अचीव करने के लिए जो है लोन तक लेने के लिए तैयार हैं कि भाई कैसे भी करके, क्योंकि हमें ये पता है आज हमारी पढ़ाई पर जितना भी पैसा खर्च हो रहा है फ्यूचर में मिलने वाला बेनिफिट जो है उससे कहीं ज्यादा मिलने वाला है। तो इसलिए आज हम जो है एजुकेशन अचीव करने के लिए लोन तक लेने के लिए तैयार है। साथ के साथ स्वास्थ्य पर व्यय, इससे ह्यूमन कैपिटल कैसे क्रिएट होती है। सिंपल सी बात है कि एक हेल्दी बंदा और एक अनहेल्दी बंदा, इन दोनों में से कौन ज्यादा काम करेगा, हेल्दी वाला ज्यादा काम करेगा। तो अगर आपकी हेल्थ ही नहीं सही होगी तो आप काम कैसे करोगे। नौकरी के साथ प्रशिक्षण, ऑन द जॉब ट्रेनिंग कह रहा है। नौकरी के साथ प्रशिक्षण का क्या मतलब होता है कि भाई अलग से एक ट्रेनिंग रूम को ओपन कर दिया गया, वहां पर जो है मान लीजिए कह रहा है नौकरी के दौरान प्रशिक्षण श्रमिकों को विशिष्ट कौशल प्राप्त करने में सहायता करते हैं। इसके फलस्वरूप वे अधिक कार्यकुशल एवं उत्पादक बनते हैं। फर्में नौकरी के साथ प्रशिक्षण कार्यक्रम पर काफी धन खर्च करती है, क्योंकि प्रशिक्षण कार्यक्रम पर किए जाने वाले व्यय की तुलना में प्रतिफल जो है वो बहुत, देखो ट्रेनिंग पर जितना भी पैसा खर्च होता है, ट्रेनिंग पर जितना भी पैसा खर्च होता है उसको जो है इन्वेस्टमेंट मानी जाती है, ना कि वेस्टेज। क्यों? क्योंकि अभी कंपनी अपने एम्प्लॉय के ऊपर जितना भी पैसा खर्च करती है ट्रेनिंग के ऊपर, फ्यूचर में मिलने वाला रिटर्न जो है उससे कहीं ज्यादा होता है। तो इसलिए प्रशिक्षण पर, प्रशिक्षण मतलब ट्रेनिंग पर जितना भी पैसा खर्च होता है वो सब इसका सब जो है इन्वेस्टमेंट होती है। यहाँ पर गाइस आपको एजुकेशन, हेल्थ, ऑन द जॉब ये बहुत ही ध्यान से पढ़ने हैं आपको, इसमें से कंपलसरी आ जाता है। साथ के साथ स्टडी प्रोग्राम फॉर अडल्ट्स, इसको आप छोड़ सकते हो, ये ऐसा कोई इतना कंपलसरी नहीं है, आएगा भी नहीं कभी एग्जाम में, ठीक है। साथ के साथ माइग्रेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में गारंटीड है, इसमें ज्यादा पॉसिबिलिटी है इसकी आने की। स्थानांतरण मानव पूंजी निर्माण में योगदान देता है, क्योंकि ये लोगों के कौशल के प्रयोग में सहायक होता है अथवा ये दक्षता से पूर्ण उपयोग में सहायक होता है। स्थानांतरण पर निम्न खर्चा होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए परिवहन लागत, भिन्न प्रकार के सामाजिक वातावरण में जीवन निर्वाह की लागत, फिर भी लोग नौकरी के बेहतर अवसर की तलाश में स्थानांतरण करते हैं। भारत में ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों की ओर प्रस्थान करते हैं, वे ऐसा क्यों करते हैं, मतलब स्थानांतरण का क्या मतलब होता है, लोग गांव से शहरों की ओर आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, क्योंकि उन्हें ये लग रहा है कि भाई हमारे को वहां से ग्रामीण से शहरों की तरफ एक स्थान से दूसरे स्थान पर आने की जो हमारी ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट है ना वो कम है, हमारे को शहरों में आकर जो है बेनिफिट ज्यादा मिलने वाले हैं, इसलिए वो जो है ट्रांसफर कर जाते हैं। साथ के साथ जो है ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक्सपेंडिचर ऑन इन्फॉर्मेशन, सूचना पर व्यय। इसका क्या मतलब होता है, कह रहा है कौशल की प्राप्ति तथा इसके प्रयोग के लिए आवश्यक है कि नौकरी के स्थानों पर विशिष्ट कौशल निर्माण की शैक्षणिक संस्थाओं के बारे में पूरी सूचना आपके पास होनी चाहिए। जब तक आपके पास इन्फॉर्मेशन ही नहीं होगी तब बिना इन्फॉर्मेशन के तुम कुछ कर ही नहीं सकते हैं। सूचना पर किया गया व्यय भी मानव पूंजी निर्माण का एक अन्य निर्धारक तत्व जो है वो है। तो गाइज यहाँ पर आपको जो है 5 से 6 कंपोनेंट आपको बताए गए हैं जो ये बता रहा है कि ह्यूमन कैपिटल जो है कैसे कैसे क्रिएट होती है, और ये बहुत 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 ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। उसके बाद है गाइज ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जब किस्मत खराब होती है तो यही आ जाता है कि मानव पूंजी निर्माण जो है वो इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर, आर्थिक समृद्धि के अंदर जो है क्या रोल प्ले करता है। ये 3 नंबर का क्वेश्चन जो है फंस जाता है जब आपकी किस्मत खराब होती है। तो क्या क्या रोल प्ले करता है, सबसे पहले कह रहा है समृद्धि के भावात्मक तथा भौतिक वातावरण में परिवर्तन। इसका क्या मतलब होता है, कह रहा है मानव पूंजी निर्माण के कारण समृद्धि के भावात्मक तथा भौतिक वातावरण में परिवर्तन होता है। मतलब कह रहा है जैसे लोगों के बिहेवियर, लोगों के एटीट्यूड में जो है फिर धीरे धीरे चेंज आता रहता है, वैसे वैसे जो है क्या होता है, अब समाज में कुशल तथा प्रशिक्षित श्रमिकों की संख्या में बहुत वृद्धि हो गई है। अब क्या हो रहा है, इससे आर्थिक इकोनॉमिक ग्रोथ की जो है योजना और कार्यक्रम की को क्रियान्वित करना सहज बन गया है। मतलब जितनी भी हम जो है अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए जितनी भी पॉलिसीज वगैरह ला रहे हैं, जब आपकी
इकोनॉमी के अंदर जो है ये कह सकते हो कुशल और प्रशिक्षित बंदे होते हैं, तो वो उनको जो है बहुत ही इजिली एप्लीकेबल बना देते हैं। साथ के साथ कह रहा है भौतिक पूंजी की उच्चतर उत्पादकता, क्योंकि मैं हमने क्या बोला है, हमने ये बोला है कि भौतिक पूंजी कौन बनाता है, मानव पूंजी बनाता है। अगर आपके पास बेटर मानव पूंजी होगी तो वो जो है भौतिक पूंजी का जो है अच्छे से अच्छा यूटिलाइज कर पाएगी, जिससे कि वो कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन जो है वो कर सकेगी और आपके रिसोर्सेज का जो है अच्छे से अच्छा यूज होगा। साथ के साथ कह रहा है कौशल में नवीनता, इसका क्या मतलब होता है, कह रहा है मानव पूंजी निर्माण कौशल के विकास तथा प्रयोग में सहायक होता है। कौशल तथा प्रशिक्षित व्यक्तियों की संख्या जितनी अधिक होगी, उत्पादन का क्षेत्र और अन्य आर्थिक क्रियाएं में जो है अभिनव परिवर्तन की संभावनाएं उतनी ही अधिक होंगी। हम सब ये जानते हैं कि अभिनव परिवर्तन विकास का मुख्य कारण होता है। मतलब कह रहे हैं जितने भी आपके पास बढ़िया जितनी मानव पूंजी होगी उतनी नई नई इनोवेशन होगी। अगर आपके पास मानव पूंजी नहीं है तो भैया कोई भी नई नई इनोवेशन जो है हो ही नहीं सकती है। अगर आपको इकोनॉमिक ग्रोथ करनी है तो इनोवेशन जो है वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। साथ के साथ कह रहे हैं समानता और सहभागिता की जो है उच्च दर, इसका क्या मतलब होता है, पार्टिसिपेशन रेट। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि कार्यबल हमारी जनसंख्या का कितने परसेंट लोग एक्चुअल में वर्क कर रहे हैं। तो ये कह रहा है ये जो है पार्टिसिपेशन रेट को बढ़ाता है, वर्क फोर्स को जो है बढ़ाता है कि भाई लोग जो है एक तो कह रहा है देखो श्रम बल की उत्पादन क्षमता में वृद्धि करके मानव पूंजी निर्माण अधिक रोजगार को प्रेरित करता है, कि एक्चुअल में जितने भी लोग काम कर रहे हैं उसकी रेट को जो है क्या करता है, ये बढ़ाता है। सहभागिता की दर वहां पे भी इम्पोर्टेंट है और यहाँ पे भी ये जो है बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसके जो है 4 पॉइंट हैं कि भाई मानव पूंजी निर्माण जो है कैसे इकोनॉमिक ग्रोथ में हेल्प करता है और ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ये 3 नंबर का क्वेश्चन फंस जाता है आपका एग्जाम में जब आप जो है इसको छोड़कर जाते हो। उसके बाद हमें ये बताना है कि भाई भारत में मानव पूंजी निर्माण की क्या क्या समस्याएं, क्या क्या प्रॉब्लम जो है हमें फेस करनी पड़ रही है। तो भाई सबसे पहला तो है जनसंख्या में वृद्धि। जनसंख्या में वृद्धि का क्या मतलब है कि आज हमारे पास जितनी भी जनसंख्या अंदर आपको पता ही बढ़ी रही है, तो जिसकी वजह से आज हमारे पास जितनी सर्विस अवेलेबल है बंदे उससे हमारे पास क्या है कहीं ज्यादा है, चाहे वो रहने की हो, खाने की हो, हेल्थ हो, एजुकेशन हो, कुछ भी हो, पानी हो, कुछ भी हो, बिजली पानी कुछ भी। भाई हमारे पास इतनी सप्लाई नहीं है, हमारे पास इतनी इनकी सप्लाई नहीं है इन सब सर्विसों की, लेकिन डिमांड आज इनकी बहुत ज्यादा हो गई है, जिससे कि हमारा लिविंग स्टैंडर्ड जो है वो बहुत ही ज्यादा बेकार होता जा रहा है। दूसरा है ब्रेन ड्रेन। ब्रेन ड्रेन का क्या मतलब होता है, ब्रेन ड्रेन का ये मतलब होता है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इंडिविजुअली पूछ लिया जाता है कि ब्रेन ड्रेन का क्या मतलब होता है। ब्रेन ड्रेन का मतलब है कि भाई मान लो इंडिया से पढ़कर इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, टीचर बने और पढ़ लिख कर जॉब नहीं मिली तो भैया दूसरी कंट्री को चले गए। तो ह्यूमन कैपिटल थी यहाँ की और चले गए दूसरी कंट्री में, जबकि उसको तो क्या हुआ, उसे तो बनी बनाई ह्यूमन कैपिटल मिल गई, ना कुछ पैसा खर्च करना पड़ा, ना कुछ करना पड़ा। इसी चीज को जो है ब्रेन ड्रेन कहते हैं। तो ये दूसरी प्रॉब्लम है जो ह्यूमन कैपिटल के सामने जो है आ रही है। साथ के साथ कह रहा है इनसुफिशिएंट मैन पावर प्लानिंग। इसका क्या मतलब होता है, इसका ये मतलब है कि हमारे पास कोई मैन पावर की प्लानिंग नहीं है कि भाई हमारे को कितनी डिमांड है, सप्लाई हमारे पास अंधाधुंध है, इतनी हमारे को जरूरत भी नहीं है। मतलब भाई जब डिमांड और सप्लाई, जितनी हमें डिमांड उतनी सप्लाई तब तो ठीक भी है। हमारे पास क्या है, सप्लाई अंधाधुंध है। और क्यों है अंधाधुंध, क्योंकि भाई स्कूल कॉलेजेस आज अंधाधुंध खुल रहे हैं, जिसकी वजह से पढ़े लिखे जो है निकल रहे हैं हमारे पास एक से एक। इसकी वजह से हमारे पास क्या हो रहा है, सप्लाई बहुत ही ज्यादा हो चुकी है, लेकिन हमें इनकी डिमांड जो है वो नहीं है। साथ के साथ कह रहा है प्राथमिक क्षेत्र में काम के दौरान प्रशिक्षण की अपर्याप्तता। मतलब वो लोग जो कृषि वगैरह में लगे हुए हैं उनको जो है ट्रेनिंग वहां तक नहीं पहुंच पा रही है। अगर उनको ट्रेनिंग मिलती तो वो अपने काम में जो है ये कह सकते हो स्पेशलाइज हो पाते और कुछ नई इनोवेशन कर पाते। साथ के साथ लो एकेडमिक स्टैंडर्ड, इसका क्या मतलब होता है, ये तो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। कह रहा है उच्च शिक्षा के विस्तार की मांग में हम शैक्षिक मानकों से बेखबर अंधाधुंध विश्वविद्यालय स्थापित कर रहे हैं। इसके फलस्वरूप स्नातकों और स्नातकर्ताओं की एक बड़ी फौज हमारे पास एकत्रित हो गई है। गाइज हमारे पास पढ़े लिखे और अनपढ़ दोनों ही मामलों में, पढ़े लिखे के मामले में भी और अनपढ़ के मामले में भी, दोनों चीजों के मामले में हमारे पास आज जो है पॉपुलेशन इतनी हो गई है, इतने लोग हो गए हैं कि जितना एक देश की कंट्री की जो है जनसंख्या होती है, इनके अलग से एक कंट्री बन जाएगी पढ़े लिखे और अनपढ़ों की। क्यों हो रहा है ऐसा, क्योंकि अंधाधुंध स्कूल और कॉलेजेस जो हैं वो ओपन हो रहे हैं।
अगला जो टॉपिक है वो यही है कि शिक्षा जो है वो मानव संसाधन विकास का एक आवश्यक तत्व जो है वो क्यों है। गाइस ये बहुत 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 ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर के अंदर से। एजुकेशन सेक्टर क्या होता है, कितनी हमने ग्रोथ करी है और एजुकेशन सेक्टर में जो है क्या क्या चैलेंजेस हमें फेस करने को मिल रहे हैं, ये इस चैप्टर में से कंपलसरी है। ज्यादा पॉसिबिलिटी है इसकी आने की। सबसे पहले तो आपको एजुकेशन पता होना चाहिए, एजुकेशन होती क्या है। कह रहा है शिक्षा से अभिप्राय अध्यापन प्रशिक्षण स्कूल या कॉलेजेस में ज्ञान अर्जित करना। सिंपल सी बात है। ये करता क्या है, इसके क्या क्या ऑब्जेक्ट हैं, ये आपको पढ़ने हैं कि शिक्षा का महत्व क्या है, इसके उद्देश्य क्या है। पहले कह रहे शिक्षा से हम अच्छे नागरिक बनते हैं, ये भी आ जाता है बहुत बारी कि शिक्षा के उद्देश्य बताइए। इससे विज्ञान और प्रौद्योगिकी का विकास होता है, साइंस और टेक्नोलॉजी का। देश के सभी क्षेत्र में प्राकृतिक तथा मानवीय संसाधनों के उपयोग में शिक्षा सहायक होती है। लोगों के मस्तिष्क का विकास होता है, ब्रेन जो है वो डेवलप होता है। साथ के साथ समृद्धि और विकास की प्रक्रिया में लोगों की सहभागिता के द्वारा यह आर्थिक विकास में सहायक होती है। नागरिकों के सांस्कृतिक स्तर को उच्च बनाने में सहायक होती है। इसके द्वारा लोगों के व्यक्तित्व का विकास होता है। तो ये जो 6-7 ऑब्जेक्ट हैं जिसकी वजह से हमें एजुकेशन को लेना जो है वो बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है। ठीक है जी। अच्छा जी, अब है जी भारत में शिक्षा क्षेत्र का विस्तार। गाइस ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि अगर वो ये पूछ लेता है ग्रोथ ऑफ एजुकेशन सेक्टर इन इंडिया, क्योंकि इस बार डेटा के चांस जो है वो बहुत ही ज्यादा हैं, तो अगर ये टेबल जो है भैया अगर आप याद रख लो तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है आपके लिए कि भाई हमने जो है 19 जब से हम आजाद हुए और अब तक हमारे पास पहले कितने स्कूल और कॉलेजेस कितने विश्वविद्यालय थे और अब हमारे पास कितने स्कूल और कॉलेज विश्वविद्यालय हैं। पहले कितने बच्चे पढ़ते थे और अब हमारे पास कितने बच्चे पढ़ रहे हैं। तो अगर वो डेवलपमेंट पूछ लेता है आपसे, ग्रोथ पूछ लेगा एजुकेशन सेक्टर पे, तो वो इसका मतलब है आपसे डेटा पूछ रहा है और ये आपको लिख कर आना पड़ेगा। ठीक है, पहले इतने थे तो ये मैं आपको भी यहाँ पर नहीं पढ़ा रहा हूँ क्योंकि इसमें सिर्फ इसी को एक्सप्लेन करना है और इसमें ऐसे ज़्यादा कुछ है नहीं। ये इसके साथ 2-3 क्वेश्चन अटैच होकर आएंगे कि एजुकेशन क्या होती है, इसके ऑब्जेक्ट बताओ और अब तक हमने जो एजुकेशन सेक्टर में क्या ग्रोथ करी है। ठीक है, तो उसमें आप ये बनाकर जो है आ सकते हो। और डेटा के चांस मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि ये बहुत ही ज़्यादा जो है आपके लिए इम्पोर्टेंट है। हमें क्या पढ़ना है, हमें पढ़ना है ये कि शिक्षा जो है वो अभी भी एक चुनौतीपूर्ण समस्या जो है क्यों है। तो सबसे पहले कह रहा है लार्ज नंबर ऑफ इलिटरेट। मैं पहले भी बता चुका हूँ कि भाई कह रहा है क्योंकि अभी भी 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच 100% बच्चों का स्कूल में दाखिला नहीं कर पाए। अनपढ़ों की संख्या हमारे पास जो है इतनी हो गई है। सबसे पहली बात तो ये हमारे पास चुनौती है। 6 से 14 साल के जो बच्चे होते हैं अभी भी हम उनका 100% एडमिशन ही नहीं हो पा रहा है। साथ के साथ कह रहा है अपर्याप्त व्यवसायीकरण शिक्षा। इसका क्या मतलब है कि भाई हमारे जो एजुकेशन सिस्टम है वो केवल डिग्री प्रेरक है, काम कैसे मिलता है ये नहीं बताता, डिग्री कैसे मिलती है केवल वो बताता है। लिंग भेद जो है मेल फीमेल के अंदर वो होता है। साथ के साथ कह रहा है ग्रामीण पहुंच स्तर का निम्न होना कि एजुकेशन जो है वो रूरल एरिया के अंदर जो है अभी भी नहीं पहुंच पा रही है। लोग शिक्षा लेने के लिए जो है शहरों की तरफ आते हैं। एजुकेशन का जो है प्राइवेटाइजेशन हो चुका है, निजीकरण, जिसकी वजह से एजुकेशन जो है वो बहुत ही ज़्यादा महंगी हो गई है। और गवर्नमेंट और प्राइवेट की पढ़ाई तो आप जानते ही हो कितनी बेटर है। और शिक्षा पर कम सरकारी खर्च तो है ही। साथ के साथ गवर्नमेंट की जो ये कह सकते हो मैनेजमेंट है, पुअर मेंटेनेंस है और कोई भी आपको पता ही है ना पढ़ाना आता ना लिखना आता कि गवर्नमेंट स्कूल के टीचर जो हैं आपको पता ही है कैसे कैसे होते हैं। तो ये अभी भी हमारे पास जो है हेल्थ सेक्टर के एजुकेशन सेक्टर के ऊपर क्या क्या चैलेंजेस हमें फेस करने पड़ रहे हैं ये इसमें आपको जो है बताया गया है। ठीक है जी। उसके बाद है जी आपका अगला चैप्टर वो है पॉवर्टी में से आपका जो है क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं देखिए। सबसे पहले तो ये पूछ रहा है व्हाट इज पॉवर्टी एंड हु आर द पुअर। कह रहे हैं निर्धनता से अभिप्राय जीवन के लिए न्यूनतम उपभोग आवश्यकताओं की प्राप्तियों का ना होना। मतलब कह रहे हैं वो पर्सन, निर्धनता का क्या मतलब है, जो जीवन जीने के लिए जितनी भी हमें न्यूनतम उपभोग की आवश्यकताएं चाहिए होती हैं जब हमें वो नहीं मिल पाती तब हम बोलते हैं कि हम निर्धन हैं। कह रहा है इन न्यूनतम आवश्यकताओं में भोजन, वस्त्र, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य इन सभी को जो है इंक्लूड किया जाता है। इनके पूरा ना होने पर मनुष्य को कष्ट और दुखों को झेलना पड़ता है। तब हम बोलते हैं कि वो जो है भैया
उसको हम कहते हैं कि वो निर्धनता है, और वो पर्सन जो है वो निर्धन है जो अपनी न्यूनतम उपभोग की आवश्यकताओं को जो है पूरा नहीं कर पा रहा है। ठीक है। अच्छा, कह रहा है स्वास्थ्य एवं कार्यकुशलता की हानि होती है। बीमारी अक्षमता उन्हें निर्धनता से लड़ने के लिए आशाएं बना देती है। वैसे जीवन के एक हिस्से के रूप में स्वीकार करने रहते हैं। वे पीढ़ी दर पीढ़ी निर्धनता में ही जन्म लेते हैं, निर्धनता में ही जीते हैं और निर्धनता में ही मर जाते हैं। निर्धनता स्वयं अपने आप को जन्म लेती है और स्वयं ही कई गुना बढ़ती चली जाती है। गाइज यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो लाइन कह गया ना, अगर ये आप लिख कर आते हो तो बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस जो है ये कह सकते हो बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा एग्जामिनर पर भी। ठीक है, लाइन जो है ये बहुत ही ज्यादा अच्छी है यहाँ से लेके यहाँ तक कि निर्धनता में लड़ने के लिए आशाएं बना देती है। वे जीवन के लिए इसे निर्धनता को अपने जीवन का एक हिस्सा समझ लेते हैं कि भैया अब तो हम कभी अमीर ही नहीं हो सकते। पीढ़ी दर पीढ़ी जो है निर्धनता में ही जन्म लेते हैं, निर्धनता में ही मरते हैं, निर्धनता में ही जीते हैं। कह रहे हैं निर्धनता स्वयं अपने आप को जन्म लेती है और खुद ही जो है कई गुना बढ़ती चली जाती है। सबसे पहले तो आपको ये पढ़ना है निर्धनता का मतलब क्या होता है। साथ के साथ दो तरीके की आपको बता रहा है, एक होती है सापेक्ष और एक होती है निरपेक्ष, कि निर्धनों की पहचान जो है कैसे होती है। तो सापेक्ष निर्धनता और निरपेक्ष निर्धनता क्या होती है। सापेक्ष का मतलब होता है रिलेटिव। कह रहा है सापेक्ष निर्धनता से अभिप्राय विभिन्न वर्गों, प्रदेशों या दूसरे देशों की तुलना में पाई जाने वाली निर्धनता से है। मतलब कि यहाँ पर हम क्या करते हैं, दो देशों का सिंपल सी बात है कंपैरिजन कर सकते हो किसी भी दो देशों का जब हम कंपैरिजन करते हैं, जब कंपैरिजन की बात चलती है तो होती है रिलेटिव पॉवर्टी। और जब बात करें निरपेक्ष निर्धनता की, कह रहे हैं निरपेक्ष निर्धनता में निर्धनों का पहचान लगाने के लिए हम निर्धनता रेखा का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। कह रहे हैं निर्धनता रेखा वह रेखा है जो उस प्रति व्यक्ति औसत मासिक व्यय को प्रकट करती है जिसके द्वारा लोग अपनी न्यूनतम आवश्यकताओं को संतुष्ट कर सकते हैं। गाइस ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क का क्वेश्चन निर्धनता रेखा के ऊपर आ सकता है। निर्धनता रेखा क्या होती है, ठीक है जी। तो ये आप अच्छे से पढ़ के जाइएगा। निर्धनता रेखा क्या है, निर्धनता रेखा वह रेखा है जो उस प्रति व्यक्ति औसत मासिक व्यय को प्रकट करती है जिसके द्वारा लोग अपनी न्यूनतम आवश्यकताओं को संतुष्ट कर सकते हैं। ठीक है, बाकी यहाँ से आपको और कुछ भी नहीं पढ़ना है। उसके बाद एक बार ये भी देख लीजिए, चिरकालिक निर्धन, अल्पकालिक निर्धन और कभी निर्धन नहीं, ये कौन कौन होते हैं। कह रहा है वह जो सदैव निर्धन बने रहते हैं और जो निर्धन रहते हैं वो होते हैं चिरकालिक। अल्पकालिक कौन, वह सभी व्यक्ति जो निर्धन और गैर निर्धन वर्ग के बीच आते जाते रहते हैं। मतलब कुछ टाइम में काम मिल गया, कुछ टाइम काम नहीं मिला। साथ ही साथ कभी निर्धन नहीं, वह व्यक्ति जो कभी निर्धन नहीं होते उन्हें गैर निर्धन कहा जाता है। 1 मार्क पढ़ सकते हो, कभी भी आ सकता है। ठीक है, कैलोरीज के बारे में आप पढ़ लीजिएगा कि ग्रामीण क्षेत्रों में कितनी चाहिए होती है, शहरों में कितनी चाहिए होती है। ठीक है, तो कैलोरीज के बारे में डेटा में पहले भी कह चुका, इंपॉर्टेंट है कि गांव में किस बंदे को कैलोरी, देखो या औसत कैलोरी इतनी और इतनी निर्धारित की गई है। ग्रामीण क्षेत्र में लोगों की ये अधिक है क्योंकि शहरी क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में कठिन परिश्रम करने वाले पुरुष जनसंख्या अधिक है। यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, ग्रामीण में चाहिए इतनी कैलोरी, शहरों में चाहिए इतनी कैलोरी। अगर इससे आपको कम कैलोरी मिल रही है तो आप भैया निर्धन हो, सिंपल सी बात है। साथ के साथ उसमें आपको ये कुछ भी नहीं पढ़ना है। ठीक है, निर्धनता के कारण पढ़ लीजिएगा। निर्धनता के कारण बहुत 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 ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और इसमें भी जैसे कहते हैं 2 कैटेगरी में डिवाइड किया, असमान वितरण, तो इसमें भी हमें केवल यही वाले पढ़ने हैं। भारत में अल्प विकसितता के संदर्भ में तो सबसे पहले तो क्या है, लो लेवल ऑफ नेशनल प्रोडक्ट। सबसे पहले राष्ट्रीय आय का निम्न स्तर है, साथ के साथ विकास की जो है वो कम दर है। 2 तो सबसे बड़े रीजन ये है, और सबसे बड़ा जो रीजन है वो है जनसंख्या का अधिक दबाव। गाइज ये बहुत 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 ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है, लोग भाई डिमांड कर रहे हैं। सबसे जनसंख्या एक ऐसा पॉइंट है जो हर जगह आप भेड़ कर आ सकते हो, सिंपल सी बात है। स्फीति दबाव का क्या मतलब होता है, गुड्स और सर्विसेज के प्राइस अंधाधुंध जो है वो बढ़े ही जा रहे हैं। मुद्रास्फीति जो है हो ही जा रही है। चिरकालिक बेरोजगारी वह अल्प रोजगार, चिरकालिक अभी हम पीछे पड़ चुके हैं, वह जो सदैव निर्धन रहते हैं या अल्प रोजगार या कुछ समय। कह रहा है भारत में चिरकालिक बेरोजगारी और अल्प रोजगार पाया जाता है। कृषि में अदृश्य और छिपी हुई बेरोजगारी, शहरों में शिक्षित बेरोजगारी उससे भी ज्यादा बदतर है। छिपी हुई बेरोजगारी हम पहले भी पढ़ चुके हैं क्या होती है, कि वो काम तो कर रहे हैं लेकिन अगर उसको हटा दिया जाए तब भी प्रोडक्शन पे कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। कैपिटल की हमारे पास जो है डेफिशिएंसी है, जिसकी वजह से ये कह सकते हो उत्पादन क्षमता का जो है हम पूरा तरीके से प्रयोग नहीं कर पाते हैं, और हमारे पास जो है योग्य और निपुण उद्यमकर्ताओं का अभाव है। कह रहा है
एफिशिएंट एंटरप्रेन्योर्स जो होते हैं उस चीज़ का हमारे पास जो है अभाव है कि भाई उनकी जो है ये कह सकते हो जोखिम उठाने के लिए जो तैयार होते हैं या काम करने में जो है स्पेशलाइज्ड होते हैं, ऐसे एंटरप्रेन्योर्स हमारे पास जो है उद्यमकर्ता कौन, जो इंडस्ट्री चलाता है, ऐसे उद्यमकर्ता जो है हमारे पास नहीं है। इन चीज़ों की हमारे पास कमी है। साथ के साथ पुरानी सामाजिक संस्थाएं, मतलब कि वही अपने जाति प्रथा, लिंग भेद, संयुक्त परिवार, जॉइंट इंटू फैमिली, अभी भी हम जो है उन्हीं सारी चीज़ों के अंदर लगे हुए हैं, जो कि निर्धनता का जो है रीज़न है। गाइस, निर्धनता के कारण बहुत 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 ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपको इस चैप्टर के अंदर से पढ़ना यही है सबसे ज़्यादा, ठीक है। उसके बाद कह रहा है आधारिक संरचना का विकास, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ चुके हैं, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे सामाजिक हो, हेल्थ, एजुकेशन, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी वगैरह, ये सारी चीज़ें हमारे पास प्रचुर मात्रा में अवेलेबल नहीं है। और गाइज, ये जो चीज़ है निर्धनता को दूर करने के उपाय, गाइज इसको आपको छोड़कर नहीं जाना है। जब आपकी किस्मत खराब होती है ना, तो यही उठकर आ जाता है कि निर्धनता को दूर करने के ये बताइए, इकोनॉमिक, सोशल, ये सारी चीज़ें बताइए। तो भाई सबसे पहले बात करें आर्थिक विकास की, कह रहे कैसे दूर किया जाए। दो तरीके से दूर हो सकते हैं, तो नॉर्मल यहाँ पर बता रहे हैं, फिर आएगा गवर्नमेंट क्या क्या स्टेप ले रही है। तो सबसे पहले कह रहा है आर्थिक विकास की गति को तेज करके निर्धनता का सामना कर सकते हैं। राजकोषीय और कानूनी उपायों द्वारा हम निर्धनता का सामना कर सकते हैं। आर्थिक विकास की गति को बढ़ाकर हम निर्धनता का सामना कैसे करते हैं। कह रहे भारत में निर्धनता की समस्या के समाधान के लिए विकास की गति को तेज करना एक मूलभूत उपाय है। विकास की गति में तब तेजी आएगी जब रोजगार के नए नए अवसरों का सृजन होगा। कह रहे भाई जब तक आप नए नए रोजगार नहीं खोलोगे ना, तब तक आप जो है, आर्थिक विकास का मतलब क्या है कि एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करना, सिंपल सी बात है। तभी आप जो है निर्धनता का सामना कर सकते हो, अदरवाइज आप निर्धनता का सामना नहीं कर सकते। कह रहे रोजगार जितना अधिक होगा, आय उतनी अधिक होगी, परिणाम स्वरूप निर्धनता उतनी ही ज्यादा जो है कम होगी। अगर हम बात करें राजकोषीय और कानूनी उपायों की, राजकोषीय का क्या मतलब होता है, कर, राजकोषीय का मतलब होता है गवर्नमेंट से रिलेटेड, इसका मतलब टैक्स और सब्सिडी, इन दोनों से होता है। निर्धनता कम करने के लिए सरकार क्या करती है, कह रही है प्रगतिशील कर संरचना को अपनाती है। इसका मतलब क्या होता है, धनी वर्ग की आय पर ऊंचा कर लगा देती है। सरकार की कर प्राप्तियों का प्रयोग समाज के निर्धन वर्ग द्वारा खरीदी जाने वाली वस्तु की आर्थिक सहायता के रूप में किया जा सकता है। मतलब पहले तो उनसे तो टैक्स के रूप में ले लिया, अब वो जो निर्धन लोग खरीदते हैं उनके ऊपर वो क्या कर देती है, सब्सिडी के तौर पे स्पेंड कर देती है। कानूनी उपाय में क्या होता है, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के भाई कम से कम इतनी वेजेस तो आपको मिलनी ही चाहिए, जो भी अपने कर्मचारियों को देना कंपलसरी है। साथ के साथ फ्लोर प्राइस जैसी कीमतें के भाई गवर्नमेंट जो है फार्मर्स के लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर उनकी फसल खरीदने के लिए हमेशा जो है वो तैयार रहती हैं। साथ के साथ जनसंख्या तो सबसे बड़ा रीजन है भाई, जनसंख्या को कंट्रोल करके हम निर्धनता का सामना कर सकते हैं, ये तो सबसे बड़ा रीजन है। उसके बाद यहाँ पे ये बता रहा है कि निर्धनों के जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाने वाले उपाय, निर्धनों के जीवन की गुणवत्ता कैसे कैसे हो सकती है। सबसे पहले तो कृषि का विकास करके, क्योंकि मोस्टली पॉपुलेशन जो है वो एग्रीकल्चर पर डिपेंड है। कीमत स्थिरता, क्योंकि इन्फ्लेशन की वजह से निर्धनता हो रही है, तो भाई अगर कीमतों को स्थिरता आएगी, अगर जब तक उनमें स्टेबिलिटी नहीं आएगी, जब तक हम जो है निर्धनता का सामना नहीं कर सकते। बेरोजगारी का उन्मूलन, उसके लिए हमें जो है अलग अलग तरीके के प्रोग्राम बनाए जाने चाहिए। साथ के साथ कह रहा है वोकेशनलाइजेशन एजुकेशन, इसका क्या मतलब होता है कि भाई लोगों को ये बताओ कि काम कैसे किया जाता है, ना कि ये डिग्री कैसे मिलती है। अपनी उत्पादन की तकनीकी में परिवर्तन करके हम ये कर सकते हैं। निर्धनों को न्यूनतम आवश्यकताओं के प्रावधान, मतलब कि उनके लिए पीने का पानी, प्राथमिक चिकित्साएं, शिक्षा आदि को संतुष्ट करने वाले प्रयत्न करने चाहिए। पिछड़े क्षेत्रों पर हमें विशेष ध्यान देना चाहिए। स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो है हमें स्टैब्लिश करने चाहिए। साथ के साथ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए हमें अपॉर्चुनिटीज जो है जनरेट करनी चाहिए। लोग अपने काम जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा खोलें, ठीक है जी। उसके बाद क्या है, उसके बाद सबसे खतरनाक इस चैप्टर के अंदर से जो एक्चुअल में आपका जो आना है, पीछे मैंने इतना ध्यान इसलिए नहीं दिया है क्योंकि वो आपको भी पता है वहाँ से कुछ भी नहीं आता है, ठीक है, तो इसलिए मैंने वहाँ पर ऐसे ही जल्दी जल्दी पढ़ा दिया है। अब बात करते हैं मेन मुद्दे की कि भाई सरकार द्वारा निर्धनता या बेरोजगारी को दूर करने के लिए किए गए उपाय। गाइस सबसे पहले इसके अंदर जितने भी प्रोग्राम है, एक एक प्रोग्राम के बारे में आपको जो है बहुत ही अच्छे से पढ़कर जाना है, क्योंकि इस पे क्वेश्चन आना ही आना है।
तो एक एक प्रोग्राम के बारे में कोई भी हो। सबसे पहले कह रहा है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, कौन कब स्टैब्लिश हुई, कहाँ स्टैब्लिश हुई, क्या इसका ऑब्जेक्ट है, सारी की सारी चीजें आपको पढ़नी है। कह रहा है ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धनता को दूर करने के लिए अप्रैल 99 में एक नया कार्यक्रम शुरू किया गया। यह कार्यक्रम स्वर्ण जयंती ग्राम रोजगार योजना के नाम से जाना जाता है। इस योजना के अंदर क्या होता है, कह रहा है सब रोजगार के लिए पहले से लागू की जाने वाली योजनाओं को शामिल किया गया। जैसे कह रहा है इसके अंदर सब रोजगार का मतलब सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए, ये जो प्रोग्राम था सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए था। कह रहा है जो पहले से योजनाएं लागू थी कौन कौन सी, IRDP और ये वाली सब रोजगार के लिए ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण कार्यक्रम, कह रहे हैं इन दोनों को इंक्लूड करके एक नई योजना बना गई स्वर्ण जयंती ग्राम रोजगार अप्रैल 1999 में। इस योजना के अंतर्गत गांव में भारी संख्या में छोटे छोटे उद्यमों की स्थापना की जाती थी। इन छोटे उद्यमों को व्यक्तिगत रूप से, सामूहिक रूप से आत्मनिर्भर समूह के आधार पर संगठित किया जाता था। इन उद्यमों को स्थापित करने के लिए निर्धन लोगों को बैंक ऋण और आर्थिक सहायता जो है वो दी जाती थी। ठीक है जी। SGSY के लिए आर्थिक सहायता एक समान होती है और क्या कह रहा है सबके लिए, सबको बराबर की जो है सब्सिडी दी जाती थी। आर्थिक सहायता प्रोजेक्ट की लागत 30% व्यक्ति के लिए, 50% आत्मनिर्भर समूह के लिए है। ये गाइड आपको ध्यान रखना है कि किसको कितनी सब्सिडी दी जाएगी। 30% व्यक्ति के लिए और 50% जो है आत्मनिर्भर समूह के लिए। योजना पर खर्च किए जाने वाले धन केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार जो है इस रेशो में 75% और 25% के रूप में जो है अनुपात होता है। तो यहाँ पर आपको ये गाइस बहुत ही ज्यादा ध्यान रखना है कौन सी गवर्नमेंट कितना पैसा लगाती है इस प्रोजेक्ट पर, किसको कितनी % की सब्सिडी दी जाती है, ये ध्यान रखना है। और इसके अंदर कौन कौन से प्रोग्राम जो है वो इंक्लूड किए गए हैं जो पहले से एक्टिव थे। अब इन दोनों को कंबाइन करके एक न्यू बना दिया गया स्वर्ण जयंती ग्राम योजना। फिर है संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना। इसके अंदर क्या कह रहा है, ये योजना 1 सितंबर 2001 में शुरू की गई थी। जवाहर ग्राम समृद्धि योजना तथा रोजगार आश्वासन योजना को एक योजना में मिला दिया गया। इस योजना के मुख्य उद्देश्य क्या है, सरप्लस श्रमिकों के रोजगार को अवसर प्रदान करना, जितनी भी हमारे पास एक्सेस लेबर पड़ी हुई है, क्षेत्रीय आर्थिक तथा सामाजिक दशाओं के विकास पर बल देना, बैलेंस रीजनल ग्रोथ करना, आधारिक संरचना के विकास पर बल देना। ये जो है इस योजना का ऑब्जेक्ट था। इस योजना का उद्देश्य श्रमिकों के लिए 100 करोड़ मानव दिवस का निर्माण करना है। केंद्र सरकार राज्य सरकार इस परियोजना की लागतों को इस रेशो के अनुपात में सहन करती थी। अब इस योजना को मनरेगा में मिला दिया गया है। ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर कौन सी योजना में केंद्र सरकार राज्य सरकार कितना पैसा दे रही है, इसमें पहले कौन कौन सी योजना इंक्लूड की गई थी और अब इसको किस में मिला दिया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। साथ के साथ कह रहा है प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना। इसमें क्या हो रहा है, कह रहा है ये भी सन 2001 में आरंभ की गई थी। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के जीवन स्तर को सुधार के लिए 5 महत्वपूर्ण क्षेत्र स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल, आवास और सड़कों का विकास करना, ये 5 इसके जो है ऑब्जेक्ट थे। इस योजना के अंदर 3 परियोजनाएं शामिल की गई। पहले प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, सड़क के लिए इसका उद्देश्य 2007 तक 500 या उससे अधिक जनसंख्या वाले सभी गाँव के लिए मौसमों में अच्छी रहने वाली सड़कें बनाना था। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना, रहने के लिए घर, और पेयजल योजना, पीने के लिए स्वच्छ पानी, ये 3 योजना इसके अंदर इंक्लूड की गई। दूसरी जो है वो जयप्रकाश गारंटी रोजगार, इसके बारे में कुछ ज्यादा नहीं दिया हुआ है, छोड़ सकते हो, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। स्वर्ण जयंती रोजगार शहरी रोजगार योजना, ये इंपॉर्टेंट है। कह रहे इस योजना का आरंभ 1 दिसंबर 1997 में हुआ था। इस योजना में शहरी बेरोजगारी को रोजगार प्रदान करने से संबंधित योजनाएं, नेहरू रोजगार योजना, प्रधानमंत्री समन्वित शहरी निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रम, इन दोनों को जो है इसके अंदर जो है मिला दिया गया, जो पहले से एक्टिव थी। किसके लिए किया गया है, ये किया गया है अर्बन अनएम्प्लॉयड के लिए, शहरी बेरोजगारों के लिए किया गया है। इस योजना का उद्देश्य शहरी बेरोजगार तथा अल्प रोजगार वाले लोगों को सब रोजगार तथा मजदूरी रोजगार प्रदान करना। इसके अंतर्गत 2 योजनाएं शामिल है, शहरी रोजगार कार्यक्रम और शहरी वेतन रोजगार कार्यक्रम। इस योजना का 75% खर्च केंद्र सरकार और 25% राज्य सरकार करती है। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कह रहा है प्रधानमंत्री रोजगार योजना, इसके अंदर क्या है, यह योजना शिक्षित बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने के लिए बनाई गई है। कह रहे हैं शिक्षित बेरोजगार युवाओं को, शिक्षित लोगों को ये जो है मतलब पढ़े लिखों को रोजगार देना ताकि वो टिकटॉक ना चलाएं। यह योजनाओं जो है एक व्यक्ति को अपना उद्यम स्थापित करने के लिए 1 लाख रुपए से लेकर अन्य क्रियाओं के लिए 2 लाख रुपए तक का ऋण प्रदान करती है। गाइस अगर आपके पास नई वाली बुक है
अगर आपके पास नई वाली बुक है तो उसके अंदर ऐसी एक और योजना है, ठीक है, तो उसके अंदर आपको जो है वो भी पढ़ लेनी है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लघु तथा कुटीर उद्योगों का विकास अच्छे तरीके से आप जानते ही है। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, ये भी आपको पता ही है कि भाई निर्धनों के लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड को ऊंचा उठाने के लिए जितने भी प्रोग्राम वगैरह होते हैं, शिक्षा का हो, टेक्नोलॉजी का हो, हेल्थ का हो, पीने के लिए, सड़कों के लिए, बिजली के लिए, रहने के लिए, ये सारी की सारी चीजें इसके अंदर ऐड की जाती है। 20 सूत्र कार्यक्रम छोड़ सकते हो, बहुत कम, बस इसमें यही लिखा हुआ है 20 सूत्र कौन कौन से। इसका नाम 20 सूत्र इसलिए है क्योंकि इसके अंदर 20 कार्यक्रम इंक्लूड है, छोड़ सकते, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ये आपको पढ़ लेना, ये तो पता ही है कि ग्रामीण क्षेत्रों में 100 दिन के लिए न्यूनतम अवधि के लिए आपको गारंटीड काम मिलेगा ही मिलेगा, उसको मनरेगा कहते हैं। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार, ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको भी पता होगा, बार बार ये एग्जाम में आता है। और मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ इस चैप्टर में से आपको कुछ पढ़ना है या नहीं पढ़ना है। आप इसमें से पीछे का सब छोड़ दीजिए, सिर्फ 2 चीजें पढ़ लीजिए आप। 3 चीजें आपको इसमें से पढ़नी है। पहला है निर्धनता के कारण, ठीक है, वो पढ़ दीजिए। इसके अंदर प्रोग्राम कौन कौन सा, ये वाला पढ़ना है सबसे पहले तो आपको, ठीक है। प्रधानमंत्री रोजगार योजना पढ़ना है, लघु और कुटीर उद्योग, ये तीनों सही है, इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरीके से याद हो जाएंगे। और ये वाला आपको पढ़ना है, 5वां छोड़ सकते हो, ये वाला पढ़ लीजिएगा, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, और ये दोनों आप पढ़ लीजिए, ठीक है। साथ के साथ जब आपकी किस्मत खराब होती है ना, मैं आपको ये पहले भी बता चुका हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में कि निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रम की एक आलोचनात्मक क्रिटिकल असेसमेंट, इसका क्या मतलब होता है कि हमें ये बताना है कि ये जो प्रोग्राम है ये क्यों सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हैं। तो जब आपकी किस्मत खराब होगी तो मैं गारंटीड है कि यही क्वेश्चन आपका जो है एग्जाम में आएगा, ये मैं इंपॉर्टेंट में भी पहले बता चुका हूँ। तो ये यहाँ पे आपको पॉइंट बता रखा है कि क्यों ये जो है सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा है। तो ये आपको जो है बहुत ही अच्छे से पढ़कर आना है और एग्जाम में जो है इसमें आपको लिख कर आना है, इसमें से और कुछ भी नहीं आना। कॉजेज, प्रोग्राम और प्रोग्राम के क्रिटिकल्स पढ़ लेना कि वो क्यों नहीं सक्सेसफुल हो रहे हैं। उसके बाद आते हैं अगले चैप्टर पर, ये है जी आर्थिक सुधारों का दौर 1991 से अब तक। देखो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि निर्धनता से लेकर जितने भी चैप्टर हैं, भारत, पाकिस्तान और चीन वाला, वहां तक आपको भाई बहुत ही अच्छे से पढ़ना है, एक एक चीजें डीप तक। उसके बाद पीछे जितने भी चैप्टर हैं स्वतंत्रता प्राप्ति से लेके इस वाले चैप्टर तक 12 नंबर का आएगा, जिसमें से भी 4 के तो 1-1 मार्क्स के हैं, ठीक है, बचे कितने 8 नंबर। तो आप इन चैप्टरों पर अगर कम ही ध्यान दो तब भी चल जाएगा, इतनी दिक्कत परेशानी नहीं है। और ये जो सपोर्ट को धूल ना लगाइए, इसको निकाल लीजिए। ये वाला चैप्टर जो अगर आप इसमें से पढ़ लो तो बहुत ही ज़्यादा आपको आसानी हो जाएगी। बुक में से ज़्यादा फालतू बकवास कुछ नहीं पढ़नी है, उसमें बहुत ही ज़्यादा फालतू बकवास लिखी हुई है, ठीक है। इसमें से मोस्टली क्या आएगा, एलपीजी के बारे में, किसी की भी एक के बारे में आ जाएगा, क्या होता है, इसके फीचर्स बताइए, या इसके सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव बताइए, या आर्थिक सुधारों की आवश्यकता क्यों होती है ये बताइए। इसके अलावा और इसमें से कुछ भी नहीं आने वाला है। तो देखिए कह रहा है 1990 से 1991 में भारत की आर्थिक स्थिति जो है वो बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी। 1991 के दौरान विदेशी ऋणों के कारण भारत के सामने एक आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया था। जितने भी हमने लोन वगैरह ले रखा था फॉरेन से, सरकार के विदेशों के लिए उधार लिए गए, उनकी जो है रीपेमेंट करने की स्थिति में वो नहीं था, जिसकी वजह से हमें जो है आर्थिक सुधारों की आवश्यकता पड़ गई। क्या क्या हुआ 1990 से पहले 1991 में, ऐसा क्या हुआ कि हमारे को जो है एलपीजी को अडॉप्ट करना पड़ गया। सबसे पहले कह रहा है विदेशी व्यापार खाते जो है वो विदेशी व्यापार खाते में घाटा जो है वो बढ़ता जा रहा था। सबसे पहली बात तो 1988 से 1991 तक इसके बढ़ने की दर इतनी अधिक थी कि 91 तक घाटा 10,600 करोड़ तक का हो गया था। इसी समय विदेशी मुद्रा भंडार तेजी से गिरकर मात्र 2 सप्ताह के आपात पर्याप्त स्तर पर आ गए थे। मतलब हमारे पास जो है फॉरेन करेंसी बिल्कुल खत्म होने के कगार पर थी, केवल 2 हफ्ते का ही हम आपात आयात आएगा यहाँ पे शायद। साथ के साथ कह रहा है 1990 से 1991 में भारत सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोषों से वित्तीय सुविधाओं के रूप में एक बहुत ही बड़ी राशि जो है वो उधार ली थी। अल्पकालीन विदेशी ऋणों के भुगतान के लिए 47 टन सोना बैंक ऑफ इंग्लैंड के पास गिरवी रखना पड़ा था। भारत अर्थव्यवस्था के सामने मुद्रास्फीति का संकट था, जिसकी दर 12% जो है वो हो गई थी। मतलब गुड्स और सर्विसेज के प्राइस जो है वो अंधाधुंध बढ़ते ही जा रहे थे।
मुद्रास्फीति के कारण कृषि उत्पादकों के वितरण और बाजार मूल्यों में वृद्धि हो गई थी। ये जितनी भी कृषि उत्पादकों के वितरण और बाजार मूल्य मतलब जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट वगैरह हैं, परिणाम स्वरूप बजट के मौद्रिक घाटे में वृद्धि हुई, साथ के साथ आयात मूल्य में वृद्धि हुई और विदेशी विनिमय दरों में काफी कमी आ गई। भारत के सामने राजकोषीय तथा व्यापार घाटे की समस्या उत्पन्न हुई, इसलिए भारत के सामने केवल 2 ही विकल्प बचे थे। सबसे पहला विकल्प क्या कह रहा है? कह रहा है निर्यात में वृद्धि के साथ साथ विदेशी उधार लेकर, निर्यात में वृद्धि के साथ साथ विदेशी उधार लेकर विदेशी विनिमय प्रवाह में वृद्धि कर भारतीय आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाए। साथ के साथ कह रहा है राजकोषीय अनुशासन को स्थापित करे तथा उद्देश्यवरक संरचनात्मक समायोजन लाए। आपको ये छोड़ दीजिए, अगर पढ़ना है तो पढ़ लीजिए, वरना कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। यहाँ से केवल 6 पॉइंट पढ़ लेना कोई भी, कि आर्थिक सुधार की आवश्यकता क्यों हुई, हमें क्यों एलपीजी को अडॉप्ट करना पड़ गया। यहाँ से कोई भी 6 पॉइंट लिख दीजिए, अपना काम बन जाएगा। ठीक है, इतना कोई बड़ा चैप्टर नहीं है। ठीक है, 3 से 4 नंबर का 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा ज्यादा से ज्यादा। इसकी विशेषताएं पढ़ लीजिए, और मैं आपको ये चैप्टर इसी में से पढ़ने के लिए कह रहा हूँ क्योंकि विशेषताएं आ जाती हैं। अब बुक में आपको नहीं मिलेगी इसकी विशेषताएं। ठीक है, आप कहीं भी देख लो, आपको इसकी विशेषताएं नहीं मिलेगी अगर टीआर जैन है आपके पास। तो इसकी विशेषताएं क्या हैं? कह रहे हैं सरकार की औद्योगिक नीति का उदारीकरण करना, उद्योगों के निजीकरण द्वारा विदेशी निवेशकों को प्रोत्साहित करना, उदारीकरण के अंग के रूप में लाइसेंस को खत्म करना, मतलब लाइसेंस, कोटा, परमिट, ये जो तीनों चीजें थे इसको खत्म ही कर देना। साथ के साथ डॉलर के मूल्य के रूप में घरेलू मुद्रा का अवमूल्यन करना, राष्ट्र के बैंकिंग प्रणाली और कर संरचना में सुधार करना, सरकार द्वारा निवेश में कमी करते हुए बाजार अर्थव्यवस्था को स्थापित करना, और आयात और निर्यात नीति को उदार बनाते हुए आयात और निर्यात पर जो है आयात शुल्कों में कमी करना, ताकि औद्योगिक विकास के लिए आप कच्चे माल तथा निर्यात अन्य वस्तुओं के उत्पादन के लिए कच्चे माल का आयात तुलनात्मक रूप से आसान हो जाए। तो इसमें से आपको क्या करना है, ये आपको 8 पॉइंट दे रखे हैं, इसमें से कोई से भी आपको 6 पॉइंट पढ़ लेने हैं अगर आर्थिक सुधारों की विशेषताएं आ जाती हैं तो ये आप लिख सकते हो इसके अंदर। उसके बाद ये तो आपको बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि एलपीजी आखिर है क्या। इसको न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी भी कह सकते हो, ये उसी के कंपोनेंट है, किसी के भी बारे में आ सकता है। एलपीजी क्या होता है, इसके फीचर्स बताइए। ठीक है, तो भाई उदारीकरण का क्या मतलब है? कह रहे हैं उदारीकरण का मतलब होता है सामाजिक, राजनीतिक व आर्थिक नीतियों में लगाए गए सरकारी नियंत्रणों में कमी से है। भारत में 24 जुलाई 1991 से वित्तीय सुधारों के साथ ही आर्थिक उदारीकरण प्रक्रिया शुरू हुई। निजीकरण का क्या मतलब होता है? सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम, व्यवसाय, एवं सेवाओं के स्वामित्व प्रबंधन नियंत्रण को निजी क्षेत्र के हाथ में स्थानांतरित कर देना। मतलब पहले जो सारा का सारा कंट्रोल जो है वो गवर्नमेंट वगैरह के हाथों में था, उसको प्राइवेट वाले को कर देना। और वैश्वीकरण का क्या मतलब होता है? देश की अर्थव्यवस्था का शेष विश्व के साथ एकीकरण करना, उसको वैश्वीकरण कहते हैं। ठीक है, साथ के साथ बिल्कुल शॉर्ट में इसने यहाँ पर सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव दे रखे हैं। एलपीजी के कह सकते हो, या न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के कह सकते हो, या आर्थिक सुधारों के कह सकते हो, किसी के भी कह सकते हो। सकारात्मक क्या हुए? आर्थिक समृद्धि बढ़ी, विदेशी निवेश बढ़ा, हमारा विदेशी एफडीआई बढ़ा, साथ के साथ विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि हुई, मुद्रास्फीति जो है वो कंट्रोल में आ गई, निर्यातों में परिवर्तन हुआ, निर्यात की दिशा में परिवर्तन हुआ, उपभोक्ता की समरूपता स्थापित हुई। साथ के साथ नकारात्मक क्या पड़े? कृषि को जो है हमने इग्नोर मार दिया, रोजगार विहीन आर्थिक समृद्धि, मतलब रोजगार नहीं बढ़ा लेकिन आर्थिक विकास हो गया, आय के वितरण की असमानता गरीब और पुअर के बीच में, और लाभोन्मुखी समाज हो गया, निजीकरण पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा, संसाधनों का दोहन हो गया, और पर्यावरणीय अवशोषण, इन्वायरमेंटल को नुकसान पहुंचाया हमने, पर्यावरण पर इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा, संसाधनों का अंधाधुंध हमने जो है इस्तेमाल कर लिया, गरीब और निर्धनों के बीच जो है इनइक्वालिटीज हो गई। तो ये सारी चीजें जो है एलपीजी के कह लो, आर्थिक सुधारों के कह लो, उनके पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट है। इसी को आप एक्सप्लेन कर सकते हो, 3 से 4 मार्क्स में आएगा, उससे ज्यादा नहीं आएगा। और यहाँ पे आपको क्वेश्चन भी दे रखे हैं इसके, देखो इसी में से एक ना एक फंसेगा, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ। जैसे कि देखो यहाँ पर ये दे रखा है 3 से 4 मार्क्स में कि आर्थिक सुधारों को हमने अपनाएगा, आर्थिक सुधार क्यों करिए हमने। ठीक है, या ये देखो यहाँ पे निजीकरण क्या है, उदारीकरण क्या है, आर्थिक सुधार कब आरंभ किए गए, उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण की विशेषताएं लिखिए। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चौथा, ठीक है, सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव, इसी में से, इसी 5 में से कंपलसरी है, एक ना एक क्वेश्चन आपका फंसेगा ही फंसेगा। ठीक है, या 6 नंबर का कह रहा है 1991 में भारत में आर्थिक सुधार को क्यों प्रारंभ किया गया है, मतलब यहाँ पे नीड पूछ रहा है क्यों आया। तो 6 ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि 6 नंबर का आया तो ये 6 नंबर का वैसे आएगा नहीं, पक्का है 3 से 4 नंबर का ही क्वेश्चन इसमें से आपका फंसेगा ही फंसेगा। तो भाई
तो भाई आर्थिक सुधार क्या है, आर्थिक सुधार की आवश्यकता में क्यों पड़ी, एलपीजी क्या है, उसकी मीनिंग, उसकी विशेषता, उसके सकारात्मक और उसके नकारात्मक प्रभाव। इस चैप्टर में से आपको सिर्फ इतना ही पढ़ना है, बाकी कुछ ज़्यादा फालतू बकवास नहीं पढ़नी है। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक यू सो मच, आपने मेरी वीडियो को वॉच किया, अपना वैल्यूएबल टाइम दिया। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।